आज हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शन की, जिसे आम आदमी का एक छोटा सा गांव माना जाता है। दिल्ली में बीजेपी को जीतना बहुत ही मुश्किल माना जाता था, लेकिन इस साल थोड़े दिन ही पहले मोदी जी का स्क्रिप्ट लिख दिया गया। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। दुर्गावती का भी यही कहना था। लेकिन अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखूं। YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज रिजल्ट देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गए और कहते हैं कि ये मीडिया ने बताया कि जीत रहे हैं। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीज़ों के परे है। आइए देखते हैं पिछली बार हरियाणा में क्या हुआ। दूसरी पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन आड़े MSP का वादा किया है, लीगल गारंटी के साथ सीधा आपके खाते में। स्वयं ध्रुव राठी ने खुला सपोर्ट करने के बाद भी ये क्या नतीजा देखा गया। The BJP has done much better than expected in the Haryana Assembly elections. As results from the Haryana elections roll in, the BJP looks set to secure an unprecedented third consecutive term in the state. Haryana results, which have shown the Bharatiya Janata Party defy expectations to get an easy majority. ऐसा कैसा हो सकता है इलेक्शन के टाइम पर? गांव का एक लड़का अपनी बीबी से क्या बोलता है? हमारे को नहीं चाहिए, हमने अपनी घर की लेडीज को मना ही कर रखा है। हमने तो इतना भी बोल रखा है कि अगर केजरीवाल को वोट देगी ना इस बार, तू अगर वोट दे के भी आ गई तो अपने डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लियो मेरे से। अब सवाल उठता है, इतना कुछ जानने के बाद भी आखिर जीत कैसे हुई? बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बीजेपी जीती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में अब बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरएसएस का रोल। देखिए 2024 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने जो अंडर परफॉर्म किया था, उसका एक बड़ा रीजन था आरएसएस और बीजेपी के बीच की टेंशन। आरएसएस को बीजेपी की जो एरोगेंस थी वो पसंद नहीं आई थी और इस वजह से उनके काफी कार्डर्स ने कैंपेन ही नहीं किया था जनरल इलेक्शंस में, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन लगता है कि बीजेपी ने अब अपनी गलतियों से सीख ली है, अडेप्ट किया है, आरएसएस की तरफ दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 224 में आरएस ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत ही बड़ा रोल किया। बीजेपी को हराने में इसी तरह दिल्ली में भी आरएसएस ने बहुत ही बड़ा कैंपिंग किया। आरएसएस ने 50,000 से भी ज्यादा ड्राइंग रूम मीटिंग कंडक्ट करवाई है। 13,000 से भी ज्यादा वोट ऑफ द ग्राउंड डाले हैं। आरएसएस ने इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करने से पहले ही कैंपिंग करना शुरू कर दिया था। आरएसएस ने 30 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और 173 नगरों को कवर किया। इसने अपने टीम के साथ मिलकर बहुत सारे बस्तियों में जाकर बहुत अच्छे लेवल पर जाकर कैंपिंग किया, जिसमें 1123 लोकेशन शामिल है। इसमें ड्राइंग रूम में 4 लाख लोगों से भी ज़्यादा अटेंड किए। बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों को बहुत ही हाई पर टारगेट किया है और इसके लिए 100 पूर्वांचल लेकर एक टीम भी बनाई है। आइए देखते हैं एक छोटा सा बच्चा केजरीवाल को क्या बोलता है। रोज मर्डर लग रहे हैं हमारे स्कूल में, क्यों नहीं कर रहे केजरीवाल जी? कुछ नहीं कर रही केजरीवाल, सिर्फ गांजा बेचेंगी और लोगों को बिगाड़ेगी। स्मैक बना के रोज पार्कों में हमारे स्मैक बनाते हैं पार्क में। बारिश के टाइम पर स्कूल के सड़कों पर पानी आना और मोहल्ला क्लिनिक का ये कैसे हाल हो सकता है? आइए देखते हैं दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। लोग के रवा के लागत है कि बहुत ज्यादा इग्नोर कर बेचारे। हाँ, इग्नोर कर जाते हैं। दिल्ली सरकार इस समय इग्नोर बहुत करती है, कम थोड़े ना करती है। हमें ये नहीं समझ में आता उनकी दुश्मनी किससे है, पूर्वांचली लोगों से या पूर्वांचल से। ये भोजपुरी बोलने वाले जो आदमी है उनसे बहुत घृणा करता है। कि जो हमारे पूर्वांचल लोगों से इतना घृणा करता है ना, वो कि ना ही करेंगे। अब देखते हैं केजरीवाल ने सबसे पहले सर्जिकल के बाद आर्मी को अटैक किया था और प्रूफ मांगा था। इंसिडेंट से एक साथ हुए, एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह रेज किए गए, और दूसरा जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था। आज भी वो मैसेज सुरक्षित है जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पर। मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे। इन्होंने सही सोचा। मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे पीछे तक उसके गया। मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, दिव्या पे सरस्वती थी।
कि कल पाकिस्तान इसका फायदा लेगा। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी है, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कहा हुआ ही नहीं है। और मैंने कहा हो गया नाश। भाई आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी थूतू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी है। केजरीवाल ने राम मंदिर का भी मजाक उड़ाया था। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर बनाने से नहीं होगी। केजरीवाल ने खली जतानी के घर में रात बिता के आए हैं और कुछ दिन पहले कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, उसकी भी चर्चा किया है इस आदमी ने। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के,